वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जनरल काउंसलिंग। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आयशा हदायत ने। आप प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आप इंस्टीट्यूट ऑफ डायमेंशन, जो कि ऑटिज्म और स्पेशल चिल्ड्रंस को डील कर रहा है, उसको रन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मैम आपको आज प्रोग्राम में आने के लिए। जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। और मुझे लगता है कि अगर मैं कोई भी हेल्प कर सकूं तो मेरे लिए खुशी का बायस। थैंक यू सो मच मैम। आज का हमारा टॉपिक है मिसकॉन्सेप्शन ऑफ ड्रग अब्यूज। तो उस पे मैम मैं आपसे कुछ सवालात रखना चाहूंगी आपके आगे, तो जी। ताकि हम उसके लिए फर्दर जो है उसके डिस्कशन कर सकें। मैडम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि यूएसए और कनाडा में जो है वो कैनबिस जो है वो लीगल है, और हमारी यहाँ की जनरेशन हमसे क्वेश्चंस करती है कि जब वो लीगल है तो हमें भी यूज करनी चाहिए वो। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरे ख्याल में आजकल जो सबसे ज़्यादा आप कहते हो ना हॉट डिबेट है, वो इसी बात पे चल रही है कि मैं बहुत से एडल्ट्स के साथ भी डील करती हूँ, बच्चों के साथ भी, इसमें ड्रग एडिक्शन के बच्चे भी शामिल हैं, और उनकी डिबेट यही चल रही होती है कि इसको चूंकि लीगलाइज वहाँ कर दिया गया है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, और हमारे और आ जाके वही बात आती है कि हम कंजर्वेटिव सोसाइटी एंड ऑल दोज थिंग्स। बट जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि इसको लीगलाइज किया गया फॉर व्हाट रीजंस। मेडिसिनल यूज के लिए हाँ, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे हमें इसकी यूजेज करनी पड़ती है, बट वो अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस होती है। ऑल्दो वहाँ के भी बच्चों ने इस चीज को समझते हुए इसकी चूंकि लीगलाइज हो गई है, दे कैन बाय इट फ्रॉम एनीवेयर, और आपकी उसकी इजी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पहले से ज्यादा वहाँ पे स्प्रेड हो रही है। लेकिन जो आप नहीं समझ पा रहे हमारे बच्चे, वो ये हैं कि इसका जो यूजेज है, आप जानते हैं कि जब आप कैनबिस लेते हैं तो इससे क्या होता है, आपके डोपामिन रिलीज होते हैं, बट कॉन्स्टेंटली जब आप उसका मिस यूज करते हैं, जो कि चूंकि यहाँ चेक एंड बैलेंसेस नहीं है और अंडर सुपरविजन नहीं दी जाएगी, जब कोई भी बच्चा उसको एक्सेस में यूज करेगा, एट सम पॉइंट उसको डोपामिनर्जिक ब्लंटिंग हो जाती है। डोपामिनर्जिक ब्लंटिंग मीन्स कि आपके माइंड को और आपके सिस्टम को ये पता नहीं चलता कि आपने कितनी लेनी है, और आपको लग रहा होता है कि अभी आपको मजीद ले लेने की नीड है, बट आपको ये नहीं पता चलता, जिसकी वजह से ओवरडोजेस के केसेस हैं। आप देखें, आप भी जानती हैं, आप भी इस प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हैं कि आजकल ड्रग एडिक्शन के ओवरडोजेज के केसेस कितने ज्यादा हो रहे हैं, और उसके लिए डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो अब आप देखें, जब हमें मिसकंसेप्शन है और हमें इस बात की समझ ही नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस है जिसकी वजह से बच्चे इस साइड पे जा रहे हैं। एंड आई थिंक गवर्नमेंट लेवल पे भी हमें चाहिए कि हम कुछ सेमिनार्स, अवेयरनेस सेमिनार्स करवाएं, और कॉलेज के लेवल पे भी हम ड्रग एडिक्शन के हवाले से ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स करवाएं जहां पे इनके एडवर्स जो इफेक्ट्स हैं और क्या बायोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है वो बच्चों को गाइड किया जाए, ताकि वो सिर्फ एक आते हैं ना फूल्स पैराडाइज में चले जाते हैं कि जी बाहर ये हो रहा है तो हम भी ये कर लेंगे। तो आई थिंक ये डेथ रेट और ये जो ओवरडोजेज है, ये चीजें खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी एटलीस्ट। बिल्कुल। और मैडम, अगर देखा जाए जो आजकल की सिचुएशन चल रही है, एक पेंडेमिक है, इसमें भी जिस तरह एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है, तो ड्रग्स की ओवर यूज भी बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है, खासतौर पे टीनेजर्स में। जी। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। देखें, सिंस मेरा इसके बारे में ये ख्याल है कि सिंस मैं बच्चों के साथ भी काम कर रही हूँ और एडल्ट्स के साथ भी काम कर रही हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चों के केस में मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि पेरेंटिंग इज एन आर्ट। पहले नहीं होती थी, लेकिन आजकल के बच्चे जितने स्मार्ट हो गए हैं, जितने उनके क्वेश्चंस हैं, आप उनको एक बात कहेंगे वो 4 आपसे और पूछेंगे। सो पेरेंट्स को बड़ा वेल इक्विप्ड होना चाहिए, बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, अगर चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, आपकी लॉजिक और आपकी रीजनिंग को समझें, तो देन यू हैव टू बी इक्विप्ड फॉर दैट। और आई थिंक अगर आपको लगता है कि जैसे पेंडेमिक की भी आपने बात की, पेरेंट्स को एक विजिलेंट पेरेंट होना चाहिए कि आप अगर देख रहे हैं कि आपका बच्चा कमरे में बंद है, या उसकी एक्टिविटीज में चेंजेस आ रही हैं, उसको मूड स्विंग्स आ रहे हैं, या फिर वो सोशलाइजेशन नहीं कर पा रहा, या उसकी एपिटाइट और स्लीप जो पैटर्न्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप उसको नोटिस करें, आप उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसको इसमें से निकालने की कोशिश करें, और एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ये कोशिश करें कि आप उसको रेलेवेंट हेल्प प्रोवाइड कर लें। बिल्कुल। एक सपोर्ट ग्रुप की सूरत में सबसे
क्योंकि फैमिली जो है वो ही बेसिक हमारा सपोर्ट ग्रुप है, वहां से ही बेसिक नीड जो है। इंटरेस्टिंगली मेरे कुछ पेरेंट्स ने जैसे मुझे कहा कि जी वो हमें कमरे में नहीं आने देता, वो बदतमीजी करता है, तो मैं कहती हूँ वो तो सिक है ना, आप तो नहीं हो, तो आप क्यों गिव अप करते हो? आप जाओ और आप उनसे कहो कि आप बैठो, आप टाइम स्पेंड करो। अगर वो आपसे एक दिन बात नहीं करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन तो करेगा ही ना, बिकॉज ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जी उसका एक सपोर्ट सिस्टम है और उसने उसकी तरफ रिवर्ट करना है। एंड आई थिंक इस गाइडेंस के हवाले से बहुत से ऐसे बच्चे मेरे पास आए हैं जो कि शुरू में बिल्कुल विलिंग नहीं थे, लेकिन जब उनके पेरेंट्स ने इस तरीके से एक इनडायरेक्ट थेरेपी उनको प्रोवाइड की है और एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू, चैनल के थ्रू पहुंचे हैं, तो उन्होंने अवेल भी किया है और आई थिंक इस ड्रग एडिक्शन से निकले भी हैं और इनफैक्ट एग्जाम्पलरी तौर पे वो आगे इस चीज को प्रमोट भी कर रहे हैं कि हमें इसको क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा मैडम, मैं दूसरा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, वो ये कि आजकल हमारी सोसाइटी में सेल्फ मेडिकेशन का रुझान बहुत ज्यादा कॉमन है। हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए मेडिकेशंस लेते हुए बहुत रिलक्टेंस होते हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते, या अगर करते हैं तो अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, 2 दिन इस्तेमाल की उसको हम पैनाडोल की गोली की तरह डील कर रहे होते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं फिर एक दफा से कहूंगी, लैक ऑफ अवेयरनेस। आई थिंक हमारे मुल्क में बहुत सी चीजों पे टॉक शोज होते हैं, बहुत सी बातें की जाती है, लेकिन अवेयरनेस के हवाले से मैंने नहीं कभी देखा कि कोई टॉक शो या मॉर्निंग शो ऐसा चल रहा हो जो आपको पेरेंटिंग की टिप्स दे रहा हो, आपको और मैरिटल अपनी लाइफ को कैसे आप ठीक कर सकते हैं उसकी टिप्स दे रहा हो, मतलब और ये वाली चीजें जैसे अब आप बात करें, ये भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन हमें मॉर्निंग शोज हमारे देखें आप कैसे होते हैं, तो क्या हम ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं कर सकते? तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये फिर लैक ऑफ अवेयरनेस क्यों है? क्योंकि जब बच्चा अननोटिस जाता है, उसको लगता है कि जी मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है, सेल्फ डायग्नोसिस भी बहुत है ना हमारे यहाँ पे, ये जी मुझे एंग्जाइटी होगी, मुझे डिप्रेशन हो गया, पता नहीं है उनको कि क्या हुआ है। अब वो जाएंगे केमिस्ट के पास और उसे दवाई लेंगे और खाना शुरू कर देंगे। और दूसरा मैम, आजकल गूगल, हम फौरन से अपने सिम्टम्स को गूगल पे डालते हैं और फौरन कहते हैं हमें अच्छा ये हो गया, और फिर आपको वो मेडिसिन मिल भी जाती है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, फिर आप वो खाना शुरू कर देते हैं और फिर जब उसकी मैल प्रैक्टिस होती है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि उनको देखते हुए जो लोग एक्चुअली इन नीड ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्प होते हैं और उनको कुछ ऐसी मेडिसिन हेल्प कर सकती हैं, वो उनके एग्जाम्पल्स को देखते हुए मेडिसिन नहीं लेना चाहते। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आके कहते हैं जी आप कुछ भी कर ले, हमें दवाई ना दें। अब अगर उनके केमिकल इम्बैलेंसेस हैं और उनको दवाई की जरूरत है, विदाउट दवाई तो वो उस रिसेप्टिव लेवल पे नहीं आएंगे कि उनकी साइकोथेरेपी की जाए। तो फिर बेसिकली देखना हमें ये पड़ता है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी स्ट्रांग होनी चाहिए कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिसिन ना दें, और लोग भी प्लीज कोशिश करें कि सेल्फ मेडिकेशन करने की बजाय आप प्रॉपर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाएं। जैसे आपको खांसी जुकाम होता है, आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, टेंशन है, स्ट्रेस है, थोड़ा बहुत भी कुछ है, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। आपको अगर लगता है कि जी साइकेट्रिस्ट छूटते ही आपको दवाई ना दे दे, तो गो टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एटलीस्ट वो आपके साथ बात करेगा, डायग्नोस करेगा, आपके लेवल्स को देखेगा और फिर वो आपको ये गाइड कर सकता है कि आपको मे बी फॉर अ टाइम बीइंग मेडिसिन की जरूरत है, और जैसे ही आपकी रिसेप्शन बेटर होती है यू कैन गो फॉर अदर जो साइकोथेरेपी सेशंस होते हैं। तो बेसिकली ये कि अपने चैनल्स बंद ना करें, प्रॉपर चैनल को फॉलो करें तो चीजें ठीक रहेंगी। एक प्लेटफॉर्म के थ्रू चले हम। जी। आपकी ही बात को कंटिन्यू करते हुए मैम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट अगर एक टीम वर्क के साथ चलें तो क्या मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो पेशेंट्स को हो सकते हैं? आई थिंक फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बिकॉज ये फिर अवेयरनेस से ही रिलेटेड है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इन लेवल्स पे आज बात की है, बिकॉज बहुत सी टॉक्स होती हैं, बहुत सी चीजों के बारे में बात की जाती है, बट ये जो बात हम करें ना अवेयरनेस और टीम वर्क, ये नहीं की जाता। फिर वही बात आ जाती है, कई दफा कुछ प्रोफेशनल जेलसीज होती हैं जिसमें लोग इन चीजों को ओवरलुक करते हैं, बट आई थिंक जिस फील्ड से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, जहाँ पे इंसान की साइकी, उसके इमोशंस, उसके वेल बीइंग इन्वॉल्व है, उसकी मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व है, वहाँ पे हमें इन सारी चीजों को साइड पे रखना चाहिए और हमें इन कोलैबोरेशन काम करना चाहिए। साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हमेशा इन टीम वर्क करना चाहिए, बिकॉज अगर आप लेमली मेडिसिन शुरू कर लेते हैं और आप साइकोलॉजी उसकी साइकोलॉजिकल थेरेपी नहीं लेते हैं तो फिर वो आपकी मेडिसिन बढ़ती चली जाएगी।
लाइक इफ यू आर ऑन 2 tablets, you will be on 4, 5, 6, बिकॉज आपके जो बेसिक ट्रिगर्स हैं उन पे काम नहीं हो रहा. एंड बिलीव मी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं. एवरीबडी इज बॉर्न विद इट. ये सिर्फ और सिर्फ डिसऑर्डर की फॉर्म तब लेते हैं जब आपके स्ट्रेसेस इंक्रीज हो जाते हैं या फिर एक कांस्टेंट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए परवेल करते हैं. तो ये एक तरह से अलार्म है जो आपको बताते हैं कि जी ये एक टाइम है कि आप अपना लाइफस्टाइल और अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करें. तो सिंस वी आर बॉर्न विद द कंट्रोल्स, तो दवाइयां क्या करती हैं, थोड़ी देर के लिए उसे नम करती हैं. उसके बाद आपकी जब दवाई का असर खत्म होता है, यू आर अगेन बैक टू द सेम पॉइंट. तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमने अपने उन जो चैनल्स को जो हम जिनके साथ पैदा हुए हैं, जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, उनको दोबारा से रिवाइव करना है. उनको रिवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें, अपने ट्रिगर्स को फाइंड आउट करें, अपने स्ट्रेसेस को देखें, उनके बारे में कैथार्सिस करें, उनको टॉक आउट करें, उनके सॉल्यूशंस निकालें. एंड डेफिनेटली देयर इज द पॉइंट वेयर जहां पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आता है. सो बेसिकली इफ यू आर इन डायर नीड ऑफ मेडिकेशन तो आपको मेडिकेशन जरूर लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी थेरेपी कांस्टेंट रखें ताकि इवेंचुअली आपको हम मेडिसिन से टेपर ऑफ करवा के फंक्शनैलिटी की तरफ लाएं, दोबारा लाइफ में शामिल करते हैं. बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम. और उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से अगर मिसकॉन्सेप्शंस हो जाए ड्रग एडिक्शन में तो किस तरह से हम कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए इजीली उनसे टेपर ऑफ कर सकते हैं, और हमें कब साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें अलार्मिंग कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है. तो आपका अगर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन जो आप डॉक्टर आयशा हदायत से करना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट में बताएं. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में उसको डिस्कस करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.